कौटिल्य ने एक बार कहा था, एक धनुषधारी का बाण किसी को मारने में एक बार चूक सकता है, परंतु एक कूटनीतिज्ञ अपनी कूटनीति के बल पर गर्भ में पल रहे शिशु तक की हत्या कर सकता है। आप कौन हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको पावर की जरूरत होती है। पावरफुल बनने का मतलब है अपना माइंडसेट भी चेंज करना। आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना और सब्र रखना सीखना होगा। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये 48 लॉज नेचुरली आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। तो जो सबसे बेस्ट हैं उनसे सीखिए और इस समरी के साथ टॉप तक पहुंचने की अपनी जर्नी आज से ही स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। निकोलस फॉक्वेट लुई 14 के शासनकाल के दौरान फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्हें पैसा, ऐशो आराम और ठाठ बाट भरी जिंदगी पसंद थी। वो काफी बुद्धिमान होने के साथ साथ राजा के चहीते भी थे। फॉक्वेट इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री की मौत के बाद राजा लुई उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन लुई 14 ने इस पद को ही समाप्त करने का फैसला कर लिया था। इस बात से फॉक्वेट को एहसास हुआ कि राजा के साथ उनके करीबी रिश्तों में खटास पड़ गई है। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना लुई 14 का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए उनके सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया जाए। फॉक्वेट ने घोषणा कर रखी थी कि वो ये दावत अपने महल के पूरे होने की खुशी में दे रहे हैं, जिसका नाम था वॉक्स ले विकॉम्टे। लेकिन असल में वो अपने राजा को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, जो उनके सबसे खास मेहमान थे। यूरोप के सबसे अमीर और ताकतवर लोग इस दावत में आए थे। फेमस प्लेराइट और एक्टर मोलिरे ने खास तौर पर इस मौके के लिए एक नाटक तैयार किया था, जो वो रात खत्म होने से पहले पेश करने वाले थे। फॉक्वेट की पार्टी की शुरुआत हुई थी 7 कोर्स मील के साथ, जिसमें एशिया के एग्जॉटिक फूड के अलावा बहुत सी नई डिश परोसी गई थी। संगीतकारों ने राजा के स्वागत में गाने बजाए, जबकि मेहमान एक दूसरे से मिलने और खाने पीने में व्यस्त थे। फॉक्वेट राजा लुई 14 के साथ महल के बगीचे में पधारे। फॉक्वेट के आलीशान महल और दावत के इंतजाम ने सारे मेहमानों का दिल जीत लिया था। सबकी एक ही राय थी, ये उनकी जिंदगी की अब तक की बेहतरीन दावत थी। हालांकि दूसरे दिन सुबह ही गार्ड के रॉयल कैप्टन ने फॉक्वेट को गिरफ्तार कर लिया। उन पर देश का खजाना चुराने का इल्जाम लगा था, जिसके चलते उन पर मुकदमा चलाया गया। जबकि सच तो ये था कि खुद लुई 14 के कहने पर फॉक्वेट ने जनता का पैसा चुराया था। लेकिन फॉक्वेट को दोषी करार देकर पायरेनीज पर्वत में बनी एक जेल कोठरी में डाल दिया गया। उसने अपने जीवन के अंतिम 20 साल उसी जेल में बिताए। लुई 14, जिसे सन किंग के नाम से भी जाना जाता था, असल में बेहद घमंडी और निर्दयी राजा था। वो हमेशा सबके आकर्षण का केंद्र बना रहना चाहता था। उसके सिवा कोई और दौलत, शोहरत और ऐशो आराम में उससे आगे रहे, ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि वो फॉक्वेट से दिल की गहराइयों से नफरत करता था और इसलिए उसने एक साजिश के तहत उसे अपने रास्ते से हटा दिया था। उसने कॉलबर्ट नाम के एक मक्कार आदमी को अपना नया फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। कॉलबर्ट की पूरी कोशिश यही रहती थी कि खजाने का ज्यादा से ज्यादा पैसा लुई 14 की जेब में जाए। राजा ने इस पैसे से एक आलीशान महल बनवाया, जो फॉक्वेट के महल से भी ज्यादा भव्य था। ये महल पैलेस ऑफ वर्साई के नाम से मशहूर हुआ। लुई 14 ने उन्हीं आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स और लैंडस्केप आर्टिस्ट को काम सौंपा था, जिन्होंने फॉक्वेट के लिए काम किया था। वर्साई में राजा लुई ने फॉक्वेट से भी ज्यादा शानदार दावतें दी। फॉक्वेट को लगा कि अपने खूबसूरत महल और शानदार दावत से वो राजा लुई 14 का दिल जीत लेगा। उसे लगा इससे उसके अच्छे टेस्ट और ऊंची हैसियत का पता चलेगा, जिससे ये साबित हो सकेगा कि वही अगला प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। लेकिन राजा को यही बात चुभ गई थी।
उस रात उसने देखा कि उसके अपने लोग और यार दोस्त फॉक्वेट को उससे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। उनके आकर्षण का केंद्र वो नहीं, बल्कि फॉक्वेट था। उस रात लुई 14 को फॉक्वेट के सामने अपने कमतर होने का एहसास बुरी तरह चुभा, और उसके लिए यही सबसे वाजिब वजह थी फॉक्वेट को रास्ते से हटाने की। अमीर और ताकतवर लोग राजा रानियों की तरह होते हैं। वो अपने लाइफ के स्टेटस को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि बुद्धि और चार्म के मामले में कोई उनसे आगे निकले। तो ये सोचना एक बड़ी गलती होगी कि आप अपनी काबिलियत दिखाकर अपने मालिक को खुश कर पाएंगे। भले ही वो सामने से आपकी तारीफ करे, लेकिन उसके बाद वो फौरन आपको हटाकर उस शख्स को काम पर रख लेंगे जिससे उन्हें कम खतरा हो। भले ही आप अपने मालिक से आगे हों, तो भी इस बात को जाहिर न होने दें। हमेशा याद रखें कि आपकी कमाई और पोजीशन उनके दम पर है। भले ही आप उनकी चापलूसी करें, पर अपने असली इरादे कभी जाहिर न होने दें। जैसे मान लो, आप किसी टॉपिक पर अपने बॉस से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये बात उनके सामने जाहिर न करें, वरना वो इनसिक्योर फील करेंगे। कोई छोटी मोटी गलती करके अपने बॉस से मदद मांगे। उन्हें ऐसा जताएं जैसे आपको सारे ग्रेट आइडियाज उन्हीं की वजह से आते हैं। सारा क्रेडिट उन्हें लेने दें। अपने मास्टर को स्पॉटलाइट में रहने दें। उन्हें सारी तारीफ बटोरने दें और सबकी नजर में छाने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप सिर्फ अपनी ताकत को छुपा रहे हैं, और यही आगे चलकर एक दिन आपको पावर तक ले जाएगी। अगर आप अपने मास्टर को शाइन करने देते हो, तो उन्हें इनसिक्योर फील कराकर इसका खामियाजा भुगतने के बजाय आप सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। माइकल द थर्ड जब बाइजेंटन साम्राज्य के शासक बने, तब वो कम उम्र के लड़के थे। उनकी मां को सजा के तौर पर भिक्षुओं के आश्रम में भेज दिया गया और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई। ये साजिश रची थी माइकल के अंकल बर्दास ने। वो तेज दिमाग का महत्वाकांक्षी आदमी था। बर्दास ने रानी थियोडोरा से गद्दी छीनकर उसके बदले उसके बेटे माइकल थ्रीन को राजा बना दिया था। माइकल थ्रीन झूठे, कातिल और षड्यंत्रकारी लोगों से घिरे हुए थे। ऐसे में उन्हें किसी सलाहकार की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सकें। माइकल ने अपने खास दोस्त बेसिलियस को चुना, जो शाही अस्तबल का हेड था। बेसिलियस को राजनीति और सरकार के मामले में खास अनुभव नहीं था, लेकिन वो कई बार माइकल के प्रति अपना प्यार और वफादारी साबित कर चुका था। माइकल और बेसिलियस कुछ साल पहले मिले थे। माइकल एक बार जब अस्तबल में गया तो एक घोड़ा अपनी रस्सी छुड़ाकर भागने लगा। बेसिलियस, जो एक किसान परिवार से था, जब एक नौजवान नौकर हुआ करता था, उसने मौके पर माइकल की जान बचा ली। माइकल उसकी बहादुरी और ताकत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बेसिलियस को तरक्की देते हुए घोड़ों के ट्रेनर से अस्तबल का हेड बना दिया। माइकल ने बेसिलियस को शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में भेजा, जहां उसने कोर्ट के तौर तरीके सीखे। बेसिलियस जो कुछ था, माइकल की वजह से था। नौजवान राजा ने भी सोचा कि बेसिलियस को चीफ काउंसलर बनाने का उसका फैसला एकदम सही है। माइकल ने अपने राज दरबारियों की सलाह को दरकिनार करते हुए अपने अंकल बर्दास को चुनने के बजाय अपने खास दोस्त को चुना था। बेसिलियस को सही ट्रेनिंग दी गई और कुछ ही वक्त बाद वो माइकल को हर जरूरी फैसले में सलाह देने लगा। इसमें परेशानी सिर्फ इतनी थी कि बेसिलियस हमेशा और ज्यादा पैसे मांगता रहता था और अपने फायदे की बात पहले सोचता था। जल्द ही माइकल ने उसकी सैलरी तिगुनी कर दी। उसने बेसिलियस को लॉर्ड भी बना दिया और उसकी शादी अपनी रखेल यूडोक्सिया से करवा दी। जबकि माइकल के अंकल बर्दास सेना के हेड बन गए, बेसिलियस ने माइकल के कान भरना शुरू किया कि बर्दास उसके खिलाफ साजिश की है, रच रहा है।
उसने माइकल को ये यकीन दिलाया कि बर्दाश्त ने उसे गद्दी पर इसलिए बैठाया है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सकें और उसका असली मकसद खुद गद्दी हथियाना है। बेसिलियस ने उसके इतने कान भरे कि माइकल ने अपने ही अंकल को मौत की सजा सुना दी। शहर में एक घुड़दौड़ रखी गई। जब भीड़ उमड़ी तो बेसिलियस ने बर्दाश्त के पास जाकर उसे चाकू मारा और मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बेसिलियस ने खुद को सेना का हेड बनाने की मांग रखी। उसका कहना था कि वो बागियों पर लगाम कसेगा और राज्य की देख रेख करेगा। माइकल ने उसकी बात मान ली। कुछ ही सालों में अपनी अय्याशियों के चलते माइकल पाई पाई का मोहताज हो गया। उसने बेसिलियस से वो पैसा वापस करने को कहा जो उसने उसे सालों पहले दिया था, लेकिन बेसिलियस साफ मुकर गया। इससे माइकल सकते में आ गया। अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। घोड़ों के अस्तबल में काम करने वाले जिस लड़के बेसिलियस की उसने मदद की थी, आज उससे ज्यादा अमीर और ताकतवर बन चुका था। उसके पास माइकल से ज्यादा पैसा था और आर्मी और सेनेट में उससे ज्यादा यार दोस्त थे। एक रात नशे में धुत माइकल की जब नींद खुली तो उसने देखा कि सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। उन्होंने माइकल को खंजर घोंपकर मौत के घाट उतार दिया और बेसिलियस वहीं खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसने खुद को नया राजा घोषित कर दिया। बेसिलियस ने अपने भाले की नोक पर माइकल का सिर लटकाकर शहर भर का चक्कर लगाया। असल में माइकल उन उपकारों के भरोसे अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो गया था जो उसने बेसिलियस पर किए थे, लेकिन असल में उन्हें एहसास तक नहीं हुआ था कि वो एक सांप को पाल रहे थे। माइकल ने उसे सब कुछ दिया, पर बेसिलियस को लगता था कि ये सब उसने खुद कमाया है। माइकल को उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए था जिस वक्त बेसिलियस ने उसे उसका पैसा लौटाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी आंखों पर दोस्ती की पट्टी बंधी थी और जल्द ही अपनी इसी गलती की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सच तो ये है कि आप अपने दोस्तों को उतना नहीं जानते जितना आप सोचते हैं। बहस और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वो आपसे सहमत हो जाते हैं, कहीं आपको बुरा न लगे ये सोचकर वो असली बात आपसे छुपाते भी हैं। वो आपके जोक्स पर हंसेंगे भी, चाहे अंदर से उन्हें बिल्कुल मजा न रहा हो। आपके दोस्त आपसे कहेंगे कि आप अच्छे लग रहे हों और आप उनकी बात का यकीन कर लोगे, जबकि असल में सच्चाई कुछ और ही होती है। सबसे अल्टीमेट टेस्ट है अपने फ्रेंड को हायर करना। आप उन्हें जितने ज्यादा गिफ्ट और फेवर देते हैं, उतना ही वे आपके प्रति कड़वाहट और ईर्ष्या महसूस करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको धोखा दे जाएंगे। लोग किसी के एहसान तले दबना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ पाना डिजर्व करते हैं। आपके फ्रेंड्स ये बात कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें दौलत और पोजीशन आपकी वजह से मिली है। इतिहास ऐसी कई धोखेबाजी की कहानियों से भरा पड़ा है। इससे आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते आए हों, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोगों को फ्रेंडशिप के आधार पर नहीं बल्कि स्किल्स देखकर हायर करें। माइकल टेर को भी चीफ काउंसलर के तौर पर बेसिलियस को नहीं बल्कि अपने अंकल बर्दाश्त को चुनना चाहिए था। उसके अंकल उसे सही डायरेक्शन दे सकते थे और तब शायद वो जिंदा बच जाता। दुश्मन दोस्तों से ज्यादा अच्छे एसेट होते हैं। ये ऐसा रिश्ता है जो फीलिंग्स से ज्यादा आपसी फायदे के आधार पर बनता है। आप अपने दुश्मन से नफरत कर सकते हो, लेकिन जब तक आप दोनों को फायदा हो रहा है, आप आपस में हाथ मिलाने से भी परहेज नहीं करोगे। इसके अलावा दुश्मनों का होना आपको आलसी बनने से रोकता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स आपको अलर्ट और फोकस्ड बनाए रखते हैं। आप 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाओगे,
क्योंकि आपको हमेशा यही डर सताता रहेगा कि कब वो आपको मात दे दें। और कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि आपके दुश्मन कितने पानी में हैं। कम से कम वो आपके कुछ दोस्तों की तरह पीठ पीछे